आज मैं हरिवंश राय बच्चन की एक कविता पढ़ रहा था। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। और कविता को पढ़ते समय मेरे मन में एक भाव आ रहा था कि हमारे साथ भी बहुत सारे ऐसे बटोही हैं जो पूर्व चलने को तैयार हैं। पूर्व यहाँ लक्ष्य या उन्नति के पथ का प्रतीक है और बटोही यहाँ अभ्यर्थी है। आप भी कभी जरूर पढ़िए हरिवंश राय बच्चन की ये कविता पूर्व चलने के बटोही। उस कविता में एक पंक्ति है कि पुस्तकों में आपको इसके बारे में लिखी हुई जानकारी नहीं मिलेगी कि कैसे चलना है इस राह पे, और ना ही आपको जानकारी ये कोई देगा, बताएगा। आपको खुद ही मनन करके, चिंतन करके अपनी राह बनानी होती है। खैर, कविता बड़ी प्रेरक है और आप भी जरूर पढ़िएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह की तैयारी आप सबों की चल रही है वे प्रीलिम्स के लिए, उस पर मेरी भी पैनी नज़र है और आप सबों के संपर्क में लगातार हूं। और चर्चा चल रही है कि भाई प्रीलिम्स कब होगा और यदि प्रीलिम्स में देरी होती है तो क्या करें। आज का मुद्दा मेरा आपके साथ जुड़ने का, अल्पकाल के लिए जुड़ने का यही है। इस 10 मिनट के लेक्चर में हम आपके साथ बस यही चर्चा करने आए हैं कि यदि प्रीलिम्स की तैयारी हम कर रहे हैं और प्री की तैयारी के साथ साथ क्या मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए या फिर पूरी तरह से मुख्य परीक्षा के जो भी नोट्स हैं या सिलेबस है उसको एकदम बिल्कुल किसी ऊंचे ताखे पे रख देना चाहिए। इस पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। देखिए, प्री की परीक्षा की तारीख 30 सितंबर तय कर दिया है आयोग ने और 30 सितंबर में अब दिन ज़्यादा बचे नहीं। अगस्त की ये 5 तारीख बीत चुकी है, आज 6 या 7 तारीख है और 6 तारीख है, ठीक है। और अब बचता है अगस्त में, आप 31 में यदि हम 6 घटा देते हैं तो लगभग जो है 25 दिन बचते हैं इधर, और उधर 30 सितंबर है तो 30 दिन, यानी गिन के एकदम 30 प्लस 25 दिन आज से है, यानी कि 55 दिन की बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये तारीख ही बड़ी अनिश्चित तारीख है। नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ठीक है। नो नोटिफिकेशन जोन में है आप। अब नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मन में भाव बन रहा है कि 30 सितंबर को एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। ज्यादातर जो विश्लेषक कोटि के छात्र गुरु हैं उन सबका कहना है कि संभव है कि 30 को एग्जाम ना हो। मैं उनमें से हूं जो मान के चलता हूं कि 30 को मान के आप अपनी तैयारी जरूर पूरी कर लीजिए, ठीक है। भले ही एग्जाम बढ़े तो आप उसका रिवीजन कर लीजिएगा, लेकिन अभी इस उधेड़-बुन में रह के अपने समय को मत बर्बाद कीजिए। अपनी तैयारी की स्पीड को स्लो मत होने दीजिए। कई बार चैनलों पे आ रहा हूं, बार बार चैनल पे आके हम आपको कह रहे हैं कि 30 आयोग ने रखा है तो 30 को ही टारगेट मान के तैयारी कीजिए। तो उसमें आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि नए होते 30 के एग्जाम तो लिख के ले ला। तो ये जो लाइन है, मैं इस विस्मयादि बोधक अतिशयोक्तिपूर्ण लाइन में हमेशा मुस्कुरा के इसको फेस करता हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि 100% होगा ही। मेरा कहना यह है कि यदि हो जाता है तो एक ये स्टेप है, तो फिर क्या होगा, और यदि नहीं होता है तो क्या करें। दोनों पर विचार करना जरूरी है ना, दोनों तरह का विचार करना जरूरी है। इस आधार पे मैंने एक विचार किया, अपने पूरी टीम के साथ इस पर चर्चा की। मेरी चर्चा ये थी कि ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं होता है यदि 30 को एग्जाम, तो फिर क्या हम अगले तारीख के इंतजार में रहें और
अपना जो समय है हमारा वो समय व्यर्थ में गंवाएं और सिर्फ पीटी को ही, प्री को ही फोकस करते रहें? उत्तर साफ है, नहीं। देखो, प्री जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है, याद रखना। प्री महत्वपूर्ण है, ये मैं मानता हूं, प्री जो है वह महत्वपूर्ण है। तो जो मेन है वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेन अति महत्वपूर्ण है, और इन दोनों में से आपको किसी को भी आप कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि हमने अनगिनत बच्चे ऐसे देखे हैं जिनने प्री क्लियर तो किया लेकिन मेन में वो रह गए। ऐसे कई बच्चों को मैं जानता हूं, और ऐसा उनके साथ कई बार हुआ कि वो कई बार प्री क्लियर कर रहे हैं और हर बार मेन में रह जा रहे हैं। कम अंक आ रहा है मेन में, इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हो रही, या फिर प्री में मेन में अंक आ भी रहा है तो इतना कम आ रहा है कि इंटरव्यू देने के बाद भी रैंक नहीं बन रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो देखो कहां कमी रह गई। टीचर का यही ड्यूटी है टीचर की कि वो मूल्यांकन करे, बच्चे का पथ प्रदर्शन करे कि कहां कमी रह गई। मेरा मानना है कि अभी यदि आप 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हो, कुछ लोग होंगे आप में से जो 8 से 10 घंटा वाले होंगे, और कुछ लोग होंगे आप में से जो 6 से 8 घंटा वाले होंगे, और कुछ ऐसे भी मस्त मौला हरपन मौला होंगे कि एक टेस्ट सीरीज लगाने के बाद 4 दिन आप उसी खुमार में रहते होंगे कि मैंने एक टेस्ट लगा लिया, यानी आप 4 घंटा वाले होंगे। और जो 4 घंटा से कम वाले हैं, मैं उनको एस्पिरेंट मानता ही नहीं, उनको राजा मानता हूं कि ये लोग नौकर बनने के लिए, नौकर साहब बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये जदयू ज्वाइन करेंगे, राजद ज्वाइन करेंगे, आगे भविष्य में जीतन राम मांझी को ज्वाइन करेंगे, ये राजा बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे, क्योंकि तैयारी हमारी नौकर साहब बनने की है, ठीक है। ये राजा लोग हैं जो 4 घंटा से कम पढ़ते हैं। इनको मैं एस्पिरेंट की कैटेगरी में बिल्कुल नहीं रखता, इनको मैं सेलिब्रिटी मानता हूं, और इनसे ही ज़्यादा जगमग है हमारा यूट्यूब, हमारा संसार, कोचिंग संसार, सब इनसे ही ज़्यादा है। ये 4 घंटे से कम की सेल्फ स्टडी करने वाले लोग होते हैं, और इनका बस इरादा होता है कि हम दुनिया को बताएं कि हम तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी का। जो लोग 4 घंटा प्लस तैयारी कर रहा है उसको मानता हूं कि वो बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का है, और वो बड़ी तेजी से हार्ड लर्नर है, तो तेजी से सीख लेता है, तो 4 घंटे में 6 घंटे का काम कर लेता है। कई लोग ऐसे 30 मार खान होते हैं, इनके रिजल्ट की गारंटी हम जरूर 50% हमारे अनुसार से होती है। सबसे जो आदर्श छात्र है, मैं अभी वर्तमान समय में इनको बड़ा आदर्श मानता हूं, जो 6 घंटे कम से कम तैयारी कर रहा है। इन 6 घंटों की तैयारी से इनका मेरे अनुसार से 100% चांस है कि ये सिलेक्शन लेंगे। अब आप कहेंगे वो जो 8 से 10 घंटा पढ़ता है वो हमारे यहाँ फैकल्टी बनेंगे। अति सर्वत्र वर्जेत, अति रूपेण वै सीता, अति गर्वेन रावणः, अति दानात बलिहवद्धो, हयति ही सर्वत्र वर्जेत। अति का सर्वत्र वर्जन करना चाहिए, ठीक है। अति, आप मान लो 8 से 10 घंटा पढ़ लेने से, ऐसा मान लो मैं 20 रोटी खाऊं या 50 रोटी खाऊं, बॉडी बन जाएगी क्या? नहीं। तो 2 रोटी खाऊं? नहीं। तो एक बैलेंस, एक संतुलित डाइट लेनी चाहिए, और बैलेंस डाइट जो ब्रेन के लिए है, तुम इस 6 घंटे में जो तुम कंटेंट इनटेक लोगे उसी को तुम डाइजेस्ट कर लो प्रॉपरली। देखो, डाइजेशन इंपॉर्टेंट है, फूड इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टडी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो उसको डाइजेस्ट करना इंपॉर्टेंट है। और डाइजेशन कैसे होता है कि वो आप एब्जॉर्ब करो उससे पोषक तत्व। भोजन आपने जो लिया उसके डाइजेशन का मतलब है कि भोजन में जो मौजूद पोषक तत्व है उसको आपके मतलब जो बड़ी आंत है उसने एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड तक पहुंचाया, इसको बोलते हैं डाइजेशन। टोटल डाइजेशन होता है एब्जॉर्वेशन तक, ठीक है। तो वैसे ही स्टडी है, आपने स्टडी किया, स्टडी इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका आउटपुट क्या निकला आपके ब्रेन में, कितने सारे कंटेंट आपके ब्रेन में ठहरे, कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके ब्रेन में ठहरे, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फोकस कीजिए पढ़ते समय भी कि हम जो पढ़ते हैं उसमें से ज़्यादातर कंटेंट, जो ज़्यादातर तथ्य हैं वो हम एब्जॉर्ब कर सकें माइंड में, उसको कनेक्ट करके रख सकें, उसको संभाल के ब्रेन में, ताकि कहीं पे यूटिलाइज कर सकें। आपको कई लोग कहते होंगे कि बुद्ध को पढ़ो, गांधी जी के नोवेल पढ़ो, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज, विवेकानंद के जो भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग है उनको पढ़ो।
कई लोग कहते होंगे अमर्त्य सेन को पढ़ो, कुछ कहते होंगे नेल्सन मंडेला की कोई किताब पढ़ो, या फिर अंबेडकर की किताबों को पढ़ो। तो इन किताबों को पढ़ने वो क्यों कहते हैं कि केवल रीडिंग मार लो और कुछ भी अंदर ना रहे? जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आपका मस्तिष्क यदि उसमें रुचि लेने लगे तो फिर आपका मस्तिष्क उस सुने हुए चीज़ को कनेक्ट करता है कहीं कहीं। और एक बार आपका मस्तिष्क यदि चीज़ों को कनेक्ट करने लग जाए प्रॉपरली, तो समझो सही डायरेक्शन में बात चल रही है। हाजमा ठीक है दिमाग का, पेट का ही हाजमा नहीं होता, दिमाग का भी हाजमा होता है। तो जो लोग ओवरडोज लेते हैं उसके दिमाग का हाजमा बिगड़ जाता है, और जो एब्जॉर्बेशन ऑफ द फैक्ट्स है, एब्जॉर्बेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट है, वो कम होने लगता है। क्योंकि ब्रेन भी एक मशीन की तरह है और इसके लिए भी हर चीज़ चाहिए, इसको भी रिलैक्सेशन चाहिए और इसको भी डीजल ऑयल मोबिल सब चाहिए, तभी ये प्रॉपर वर्क करता है। तो ध्यान रखिएगा अपना। आप 6 से 8 घंटा पढ़ लिए, ये बहुत है। अब इस 6 से 8 घंटे में मैं मानता हूं आपसे कि अभी जो ये पूर्णतः निश्चित नहीं हुआ है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको चाहिए कि आप अपना 2 घंटा मेंस के लिए भी निकालिए। यदि आप किसी कोर्स ले रखे हैं किसी इंस्टीट्यूट से, तो उनके ऐप पे जा करके, या ऑफलाइन है तो उनकी क्लास में, या उनसे यदि रेगुलर नहीं जा पाते, आपके साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसे हैं कि आपके मन में हो गया कि नहीं मेंस छूना ही नहीं है, तो वीक में 2-3 दिन भी जरूर कंसल्ट कीजिए। मेंस में 2 सेक्शंस पे आपको अभी भी, यानी इस प्री की तैयारी के साथ साथ आपको 2 चीज़ों पे फोकस जरूर रखना चाहिए। निबंध को मत रोकिए, मत बांधिए निबंध को, ऐसे लिखते रहिए। मतलब आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 1-2 घंटा निकालिए और सप्ताह में एक ही सही, 2 ही सही, 1 या 2 ऐसे जरूर लिखिए। मेरा मानना है जो ऐसे नहीं लिखते हैं वो अपराधी हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, जो नहीं लिखते हैं उनकी लेखन क्षमता प्रभावित होती है। मस्तिष्क का भोजन है, ऐसे जैसे आप भोजन नहीं कहिए इसको, कि मस्तिष्क से विचारों को कभी कभी बाहर लाके सजाना भी होता है। इससे मस्तिष्क खुश होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइटिंग स्किल्स बनी रहेगी। जो नहीं लिखते हैं वो नादान है। ठीक है, आप यदि नादान नहीं है, नादानी नहीं करना चाहते हैं, तो आप मेरी सलाह मानिए, आप ऐसे लिखिए। अब आप कहेंगे क्या लिखें सर, लिखने का मन ही नहीं करता है। देखो, मन ही नहीं करता कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, ये मन जो है बाबरा है, और ये बाबरा मन हमेशा तुमको पतन की ओर ले जाता है। तो मन को समझाना है, ठीक है, मनाना है उसको कि देखो भाई, लिखना तो पड़ेगा, जो नहीं लिखते हैं वो नादान है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो नादान है आप यदि नहीं लिखते ऐसे। अब मान लीजिए कि अपनी नादानी छोड़ के आप अच्छा करना चाहते हैं, तो ऐसे किस पर लिखें? देखो, कई सारे मुद्दे हैं जिस पे ऐसे लिखे जा सकते हैं। अभी से बांग्लादेश में अनरेस्ट है, तो अनरेस्ट इन बांग्लादेश पे लिख सकते हैं कि बांग्लादेश में सैन्य तख्ता पलट जो हुआ, उसको आपको अलग अलग डायमेंशन से बता सकते हैं कि तात्कालिक कारण क्या है, अप्रत्यक्ष कारण, संभावित कारण क्या है, और जो हुआ इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेगा, अल्पगामी प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, जो हाल में क्या प्रभाव पड़ेगा, दूर में क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत को क्या नैतिक दायित्व तो बनता है भारत का, और भारत को किस तरह से इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्या जरूरी है। इन चीज़ों को लिखना है आपको, बिना लिख के पढ़ना भी है संतुलित रूप से, या किसी को दे देना है कि आप पढ़िए। तो एक तो निबंध के अभ्यास जारी होने चाहिए, और दूसरा मुख्य परीक्षा के जो मूल विषय हैं जो पीटी से कॉमन है, उनकी भी तैयारी चाहिए। देखो, बार बार कह रहा हूं, अल्टीमेट सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन किस पे बेस्ड है? मुख्य परीक्षा पे। और उसको तुम इतने दिन से सिर्फ इस बहाने से तुम्हारा ब्रेन इग्नोर कर रहा है कि अब पीटी आ गया, पीटी आ गया। तुम जून जुलाई से ही यदि छोड़ चुके हो, तो जून जुलाई अगस्त 3 महीने तक तुमने मुख्य परीक्षा उलट के नहीं देखा। अभी अगस्त भी पूरा नहीं देखोगे, हो सकता है सितंबर से एग्जाम दिसंबर चला जाए, तो तुम्हारा माइंड उसमें भी तुमको उलझाए रखेगा। 6 महीने तक तुम उलट के नहीं देखोगे, तो मुख्य परीक्षा में तुम फिर से वहीं शून्य पर पहुंच जाओगे, 0 पर, सब कुछ लिपापोत हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में जब अचानक प्री हुआ, तो प्री के बाद ही मेन के लिए टाइम नहीं देगा, क्योंकि मेन में उसके उतने स्टूडेंट नहीं होंगे कि उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा बहुत। तो मेन के लिए यदि टाइम नहीं दिया और तुम हो गए 0 बटा सन्नाटा, उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। इसलिए अभी से ही जुड़िए मेंस के लिए, और मेंस को भी कंटिन्यू कीजिए 2 घंटा। हमने मेंस के लिए ऐसे कैप्सूल्स डिज़ाइन करवाए हैं अपने जो हमारे अनुभवी फैकल्टीज़ हैं, जो आपको 2 आवर्स में भी पर डे यदि करें
तो आने वाले समय में आप मेंस के लिए 99% रेडी रहेंगे और पीटी के बाद 1% हम आपको रेडी करा देंगे। थैंक यू सो मच और धन्यवाद आपका जो आपने पेशेंस के साथ सुना और मेरी बातों पर विचार कीजिएगा। मैं आपको बस ये कहना चाहता हूँ कि विचार जरूर कीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।